press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्लास 12वीं के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए, साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। अब उस पूरे चैप्टर को इस एक ही वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर जो है वापस से रिवीजन हो जाएगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो एक पेज पर पूरा चैप्टर जो है उसके सभी पॉइंट्स वो नोट हो जाएंगे, याद करने में आसानी आपको रहेगी। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवीजन हम कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का है, ये फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है। यहाँ पर है टॉपिक, यानी इसमें मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको। 4 यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए हैं, उन सभी के अंदर पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। पहला अपना टॉपिक था आवेश, चार्ज क्या होता है ये हमने पढ़ा। चार्ज क्या होता है, सामान्य एक प्रॉपर्टी होती है आवेश की। फिर होते हैं प्रकार, 2 प्रकार हमने पढ़े थे, धनावेश और ऋणावेश। इसको प्रयोगों के आधार पर बताया गया। फिर हमने पढ़ी आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां यानी वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। 3 विधियां हमने पढ़ी थी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। चालन द्वारा जो विधि है उसमें समान प्रकृति का आवेश आता है, और प्रेरण द्वारा जो आवेशन था काफी इंपॉर्टेंट था ये, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। फिर आते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के कई सारे गुणधर्मों की हमने चर्चा की, योज्यता, आवेश संरक्षण, नाभिकीय विक्रियाओं के अंदर हमने देखा। और उसके साथ साथ एक मुख्य गुणधर्म था आवेश का क्वांटीकरण, जैसे Q बराबर प्लस माइनस NE से लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है किसने किया था, मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग से किया था। उन्होंने बताया कि ये जो आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश आने वाला जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। खोज यहाँ पे मिल्टन तेल बूंद प्रयोग से हुई। फिर आता है कूलाम नियम। इसमें अपने जो मात्रक है वो भी हमने बताए थे, लेकिन जगह की कमी थी इसलिए वो नॉर्मल है, मात्रक मैंने नहीं लिखे। मात्रक जानते हैं, कूलाम होते हैं, या स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन, फैराडे, ये सभी मात्रक थे हमारे पास। और एब कूलाम भी मात्रक था। कूलाम नियम, कूलाम नियम आप जानते हैं, 2 चार्ज के बीच में जो r दूरी पर रखे हैं उनमें काम करता है। F बराबर K Q1 Q2/r² फॉर्मूला होता है। K बराबर 1/4πε0 होता है। ये क्या कहलाते हैं, विद्युतशीलता निर्वात की। K क्या होता है, कूलाम कांस्टेंट कहते हैं इसे। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। और यहाँ से मात्रक निकालेंगे पक्षांतरण करके तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ε0 यहाँ से देख सकते हैं, K के अपोजिट हो जाएगी इसकी विमा, और सारा जो फॉर्मूला है वो भी। और इसका मान कितना आएगा, ε0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम नियम के अंदर आया। फिर हमने पढ़ा था परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात जो है वो εr होता है, यानी परावैद्युतांक होता है। और ये क्या करता है, इसकी उपस्थिति से जो पहले बल होता है 2 आवेशों के मध्य वो कम हो जाता है। और ये भी हमने निकाला था εm यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटे ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर भी εr होता है। ये एक विमाहीन राशि होती है। और यहां से माध्यम की विद्युतशीलता εm बराबर कितना देगा, ε0 × εr। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें धातु का परावैद्युतांक कितना बताया था, अनंत होता है। निर्वात के लिए 1 होता है। कूलाम का सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप हमने पढ़ा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। परिमाण में दोनों बल बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। फिर हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने क्या किया था, किसी एक पॉइंट टेस्ट चार्ज पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला टोटल फोर्स जो है वो सदिश योग के बराबर होता है। तो इसका रिजल्ट आया था F0 वेक्टर बराबर K Q0 समेशन I बराबर 1 से N Q बटे R नोट I की होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इसे आप वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड मोड भी लगा सकते हैं।
डॉट आर नोट आई कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करता है, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या करता है, वो उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। अगर कोई बिंदु आवेश पे बल लग रहा है एफ वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और हमने बताया थी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का सदिश जो है उसे तीव्रता से डिनोट करते हैं, तो हमें परीक्षण आवेश क्यू नोट का उपयोग करते हैं। यहां से धनावेश और ऋणावेश पे लगने वाले बल की दिशा भी बताई थी कि विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश पर बल लगता है वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, यानी दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है धनावेश पर। और एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र के कारण ऋणावेश पर बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। फिर हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। कोई एक आवेश है, बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला आया था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आता है। फिर हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव हमने क्या कहा था कि समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अति अल्प दूरी पर रखे हों तो वो व्यवस्था क्या कहलाएगी, द्विध्रुव, डायपोल कहलाएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में होता है सेंटर, इनके बीच की दूरी हमने ली थी 2a, ये द्विध्रुव का केंद्र होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है उसकी, और अक्ष के लंबवत और सेंटर से गुजरने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है द्विध्रुव आघूर्ण सदिश होती है, इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और यहाँ पर ये दिशा आ जाएगी और इसकी दिशा यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और ये एक डिस्प्लेसमेंट दिखा सकते हैं, फिजिक्स में माइनस से प्लस की ओर ली जाती है, और केमिस्ट्री में इसका अपोजिट भी होता है, फाइनेंस नियम से प्लस से माइनस की तरफ ली जाती है, वो स्वैच्छिक है। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है, बराबर होता है 2aq, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में किस प्रकार से लिखा जाएगा, P वेक्टर बराबर 2a वेक्टर डॉट q। मात्रक कूलाम मीटर होता है और अन्य मात्रक आणविक मात्रक मैंने बताया था डिबाई, और एक डिबाई में कितने कूलाम मीटर होते हैं, एक डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। फिर द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया था कि अपना एक द्विध्रुव है, उसके सेंटर से किसी आर दूरी पे कितना विद्युत क्षेत्र आया, और उसी सेंटर से उसके निरक्ष पर उतनी दूरी पर, जितनी दूरी सेंटर से आर इधर ली है उतनी ही दूरी सेंटर से निरक्ष पे लेनी है। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। तो द्विध्रुव के अक्ष पर आर दूरी पे कितना आया, ई वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर अपॉन आर की क्यूब आया था लास्ट में रिजल्ट सदिश फॉर्म में। और यहां से पता लगता है कि दोनों तरफ प्लस है, जैसे यहाँ अगर माइनस आता तो ये पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा विपरीत होती, लेकिन यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है, यानी ये दोनों समांतर होते हैं और इनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। द्विध्रुव के निरक्ष पर कितना आया था, अक्ष का आधा आता है, लेकिन कब है, जितनी दूरी आप सेंटर से द्विध्रुव के अक्ष पे लोगे उतनी ही दूरी सेंटर से निरक्ष पे लेनी है, दूरी बराबर रखनी है आपको। ई वेक्टर बराबर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर की क्यूब आया, यहां से देखो माइनस आया था इसमें, इसका मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत आई थी। हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से यहाँ डायपोल था प्लस क्यू, एक यहाँ पे मैं परिणामी आई थी, अपनी पी वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड में होती है, इस प्रकार से व्यवस्था थी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों प्रति समांतर होते हैं और इनमें 180 डिग्री का कोण होता है। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो है वो निरक्ष के विद्युत क्षेत्र की तुलना में डबल आता है, यानी 2e निरक्ष बराबर e अक्ष, अक्ष पर जितना विद्युत क्षेत्र है वो निरक्ष के 2 गुणे के बराबर है। अब इसके अंदर हमने एक चीज ये भी देखी कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन बिंदु आवेश सिर्फ अकेला चार्ज हो तो उसके कारण क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी द्विध्रुव के कारण ज्यादा तेजी से घटता है अकेले आवेश की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों चार्ज है वो आपस में कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो नष्ट कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, काफी प्रॉपर्टी थी
लेकिन इसमें मुख्य अपना क्या है कि विद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण होता है। विद्युत क्षेत्र को जब ज्यामितीय रूप से रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनको किसने बताया था, फैराडे ने इनकी अवधारणा दी थी। फिर हमने पढ़ा समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है, कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक जगह पे बराबर हो, सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हो, बराबर दूरी पर हो, तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वहां पर एक थीटा एंगल पे अपने रखा था द्विध्रुव को, उस पे कितना अपना जो बल आघूर्ण काम करता है, टोर काम करता है, वो आया था टो बराबर पीई साइन थीटा, यानी उस एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। वेक्टर फॉर्म में आया था टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और थीटा का मान हम रखें तो अलग अलग पोजीशन में टो के मान हमें मिलते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे टो मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, और 180 और 0 पे ये 0 आता है। फिर आया कि इस बल आघूर्ण के कारण उस द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, हमने ये निकाला था। घुमाने में किया गया कार्य, तो अगर मैं θ1 से θ2 तक घुमाना है तो फॉर्मूला आया था W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर हमें 0 से थीटा कोणीय स्थिति तक घुमाना है, 0 से थीटा, तो फॉर्मूला आया था W बराबर PE1 माइनस cos θ। अगर हम ये कहें कि हमें 0 से 90 घुमाना है, 0 से 180 घुमाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, इसमें हम 0 से 90 और 0 से 180 रखेंगे, तो 0 से 90 रखने पे तो आया था W बराबर PE, और 0 से 180 रखने पे आया था W बराबर 2PE, यानी 180 घुमाने पे 90 की तुलना में हमें डबल काम करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक है द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यानी ये जो कार्य हम करते हैं इससे कितनी एनर्जी हम स्टोर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का U बराबर माइनस PE cos θ। इसमें यहाँ पे cos θ आया था, और टॉर्क वाले में साइन होता है और माइनस का निशान भी है। तो ये P cos θ को वेक्टर में किस प्रकार से लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री रखूं, 180 रखूं और 90 रखूं, तो अलग अलग कंडीशन में अपने को पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी। थीटा बराबर 0 रखने पे cos 0 का मान 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस PE। थीटा बराबर 180 रखूं तो cos 180 का मान होता है माइनस 1, और माइनस 12 तो वह U बराबर प्लस के PE यानी धनात्मक होती है। और अगर cos थीटा 90 रखूं यहाँ पे थीटा बराबर, तो U बराबर 0, यानी लंबवत कंडीशन में अगर द्विध्रुव रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इसे शून्य स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और आगे से आगे इसको शेयर कर देना। धन्यवाद।